नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर EMRS के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस यहाँ पर हम कर रहे हैं। अभी तक हम PGT, TGT और JSA के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आए हुए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत सारे बच्चों ने ये वाली पोस्ट को भरा है, ठीक है। इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2023 में हुआ था, ठीक है। तो इसके हम कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि ICT बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपका अभी 2025 में होने वाला है। अगर आप KVS NVS की भी तैयारी करें तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक ब्राउज़र का नाम है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी इंटरनेट ब्राउज़र का एक नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये यहाँ पर कोई भी वेब ब्राउज़र का नाम नहीं है। और लास्ट वाले यहाँ पर गूगल क्रोम है, ये भी यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र का नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये यहाँ पर एक DBMS सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है, ना कि कोई वेब ब्राउज़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है। तो हमें यहाँ पर कॉपी और पेस्ट दोनों की शॉर्टकट की यहाँ पर हमें बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है, Ctrl+C यहाँ पर कॉपी के लिए यूज़ होता है, Ctrl+V यहाँ पर पेस्ट के लिए। Ctrl+C यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए और Ctrl+V यहाँ पर यूज़ करते हैं हम पेस्ट के लिए। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित यानी स्टोर करने के लिए एक शीट तैयार करनी है, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफिकीय विश्लेषण हो सके। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से किसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आप एक शीट बनाना चाहते हैं जिसमें 100 बच्चों की कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अंक आए हैं उसके एक टेबल बनी होनी चाहिए, जिसको बाद में वो ग्राफिक में या उसका एनालिसिस कर सकें। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है, MS एक्सेल का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर एडोबी जो प्रीमियर दिया है ये यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। एडोबी एक्रोबेट है, ये PDF से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। MS पावर पॉइंट है जिससे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा लास्ट वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। तो किसी भी इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर .jpg हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जबकि यहाँ पर PDF है, ये डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। और .doc ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है। MS वर्ड 2007 के पहले का जो वर्ज़न है उसके नीचे का ये एक्सटेंशन है। 2007 के ऊपर हम .docx का यूज़ करते हैं। .wav ये एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। और जो .jpg यहाँ पर इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि .png होता है, .tiff होता है, .jpeg होता है, .gif होता है। ये कुछ फाइल और एक्सटेंशन है इमेज फाइल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं हो सकता है, MS वर्ड, MS एक्सेल भी नहीं हो सकता, तो जो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। जबकि ये जो तीनों हैं यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। MS विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और भी यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन के लिए एंड्रॉयड होता है, ठीक है, मैक OS होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स यहाँ पर इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, तो इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरीज का पूरा नाम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको रैम का बता रहा था, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का यहाँ पर क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम क्या है, बेसिकली जब भी हम कोई किसी सिस्टम को परचेस करते हैं या लैपटॉप को परचेस करते हैं तो उसके अंदर रोम पहले से हमें प्री इंस्टॉल आता है, मतलब डेवलपर की तरफ से ही आता है, जिसमें कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं, जैसे कि BIOS और POST, ये दोनों जो फर्मवेयर है ये इसमें इंस्टॉल रहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये दोनों रोम में पहले से इंस्टॉल होके आती हैं, जो कि जो कंपनी है, जैसे HP के लिए तो HP लगा के देगा, एसर को दिया तो एसर लगा के देगा, ये उनका काम रहता है। रोम की बात करें तो रोम यहाँ पर अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है यहाँ पर पी रोम, एक यहाँ पर होती है EP रोम और एक यहाँ पर होती है डबल EP रोम, ठीक है। ये रोम के यहाँ पर टाइप होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनका पूरा नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक प्रकार का मालवेयर है, मालवेयर मतलब वायरस, ठीक है, मालवेयर मतलब यहाँ पर वायरस को कहा जाता है, जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु यह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उससे कुछ अन्य हानिकारक क्रिया भी करता है। तो भाई ये कौन सा है, एडवेयर? नहीं, एडवेयर तो नहीं हो सकता है। स्पाईवेयर ये भी नहीं हो सकता है। स्पैम ये तो ईमेल में यूज़ होता है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, यहाँ पर एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B यानी 2 नंबर यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर ट्रोजन लिखा है। ट्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है? इनपुट डिवाइस बताना है कौन सा नहीं है। तो भाई यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया प्लॉटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि ये एक आउटपुट डिवाइस है। माइक यानी जिसको हम माइक्रोफोन भी हम कहते हैं, माइक्रोफोन हम कहते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने बता दिया है प्लॉटर, ये यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्लॉटर यहाँ पर प्रिंटर का बड़ा भाई होता है, मतलब प्रिंटर से जो हम प्रिंट निकालते हैं वो एक लिमिटेड रहते हैं, उससे बड़े प्रिंट हमें निकालना हो, जैसे कि फ्लैक्स हुआ, बैनर हुआ, बड़े बड़े पोस्टर हुए, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लॉटर का यूज़ करते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो भाई अब हमें यहाँ पर सर्च इंजन बताना है कौन सा नहीं है। तो याहू एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रदान किया गया एक यहाँ पर सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस कोई भी यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस, ये कोई भी एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि ये तो एक DBMS सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम क्या होता है? तो DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट है।
फुल फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने फुल फॉर्म आपको याद नहीं है तो आप हमारे लिंक में जो मतलब डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो पढ़े हैं फुल फॉर्म वाले, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमने एक सीरीज़ बनाई थी 100 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं, तो उनको भी आप देख लें। आई बटन में भी आपको इसमें ऊपर मिल जाएगा। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका पूरा नाम होता है। डीवीडी की बात करें तो ये सबसे पहले ये ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर से बनी रहती हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। इसके अगर हम स्टोरेज की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टोरेज इसकी 4.7 GB से लेके 5.4 GB तक हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, ये सिंगल लेयर में और ये डबल लेयर में है। 4.7 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की, और डबल लेयर में 5.4 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। भाई हम सीडी की बात करें, सीडी को हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसमें हम 700 MB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे बड़ी जो होती है वो होती है BRD, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, जिसमें हम 25 GB से लेके 50 GB तक का डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से समानता सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। आप एक प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, प्रेजेंटेशन आप बनाने वाले तो किस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करेंगे ये पूछा गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, 1 है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक्सेल की बात करें तो इससे हम शीट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, तो ये इसका ऑप्शन होगा नहीं। एडोबी एक्रोबैट का यूज़ यहाँ पर PDF के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये इससे हम डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बेसिक टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जैसे कि बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, अंडरलाइन हुआ, के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। आप यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं जिसके अंदर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकें, और जो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो जब भी बात आती है यहाँ पर रिपोर्ट की, रिपोर्ट या लेटर या डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम यहाँ पर MS वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या है, MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, MS वर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो राउटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये एक नेटवर्क डिवाइसेस होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक नेटवर्किंग उपकरण है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको हम राउटर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अनेक अंक को डिजिटल वाली ईमेल आईडी, ऐसा कुछ नहीं है, एक ईमेल आईडी में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी, ये भी हो सकता है, अंडरस्कोर हम मल्टीपल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अनेक @ वाली ईमेल आईडी, ये यहाँ पर नहीं होगा। चले अगला देखते हैं, अनेक डॉट वाली ईमेल आईडी, ये भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, अनेक @ तो जैसे कि आपको पता है जैसे कि abcd@gmail.com, एक किसी जीमेल आईडी में, जैसे ये जीमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यहाँ से यहाँ तक और एक होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो यहाँ से यहाँ तक दिया है इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम।
और यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर @ का सिंबल लगा रहता है। तो ये ईमेल आईडी का लिखने का तरीका है। अब इस यूज़र नेम में ये हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं, तो पहले यहाँ पर सही हो रहा है। मल्टीपल अंडरस्कोर भी हम रख सकते हैं और डॉट भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो @ है वो हम यहाँ पर बार बार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर @ जो है यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। अगर आप यहाँ पर एक और @ लगा देंगे तो वहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा शेयर करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के मध्य एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए समानतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क का यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म्ड इन द कंप्यूटर लैब वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच एंड वायर्ड केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर। एक कंप्यूटर लैब है जहां पर आप मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं स्विच और वायर्ड केबल की मदद से, जिससे आप बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, को आप शेयर कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेन का यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लेन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। तो जब भी आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या छोटे से एक एरिया में आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम स्विच का और वायर केबल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम किसी भी रिसोर्सेज को यहाँ पर शेयर हम कर सकते हैं, उसके लिए हम लेन बनाते हैं। वहीं एक सिटी की अगर बात करें तो हम यहाँ पर मेन का यूज़ करते हैं, और एक बहुत ही बड़े लार्ज एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम वैन का यूज़ करते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क हम ब्लूटूथ या वाईफाई की मदद से हम बना सकते हैं, जिसकी रेंज 10 मीटर या उसके आसपास होती है। जो आप हॉटस्पॉट जो यूज़ करते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है, या ब्लूटूथ से आप फाइल शेयर करते हैं वो भी पेन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है, लाभ नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर लाभ बताना है कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हम इंटरनेट पर फाइल को स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टोरेज रहते हैं, वर्चुअल लोकेशंस रहती हैं जहाँ पर हम फाइलों को स्टोर करते हैं। तो उसका कौन सा लाभ नहीं है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर दिया है कि कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता। तो भाई ये तो है, आप कहीं भी हो, मतलब किसी भी जगह, एनीवेयर और एवरीवेयर, कहीं पर भी हो, आप रियल टाइम उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन तो इसमें होता है। तो दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, विभिन्न सहयोगी द्वारा उन्नत सहयोग। तो भाई ये भी हो सकता है, हम अलग अलग लोगों से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ये भी है। इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं। तो भाई ये कैसा है, ये यही है इसका आंसर है, इंटरनेट या नेटवर्क पर आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है। तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग चलता ही इंटरनेट के थ्रू है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप इसका यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए 4 भी पढ़ लेते हैं, बैकअप और डेटा को पुनर्स्थापित करना आसान होता है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, कोई फाइल को क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव कर दिया और हम अपने सिस्टम से डिलीट कर दी, तो वहाँ से उसको रिकवर हम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी। भाई इंटरनेट तो सबसे पहले चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है? तो एआई का फुल फॉर्म यहाँ से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आती तो ऊपर आई बटन से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 100 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी प्लेलिस्ट में या हमारे यूट्यूब के चैनल जो टेक नोटिफाई जो आप अभी देख रहे हैं उस पर जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने 100 इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म उनको डिस्कस किया है, और उनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में तो आना ही वाला है। तो एआई का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जहाँ पर हम ह्यूमन की तरह दिखने वाले ब्रेन यहाँ पर तैयार हम करते हैं, मशीन्स यहाँ पर हम तैयार करते हैं, जिसे हम एआई कहते हैं। क्वेश्चन याद आया, फादर ऑफ एआई कौन है? फादर ऑफ एआई कौन है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।
कमेंट करके जरूर बताएं कि फादर ऑफ एआई कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट अधिनियम, ठीक है, 2000, ये आपको यहाँ पर ई कॉमर्स के लिए और इंटरनेट के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना कि कौन सा यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, मैकफी यहाँ पर एक एंटीवायरस का नाम है, कैस्परस्काई ये भी यहाँ पर एक एंटीवायरस का नाम है, नॉर्टन भी यहाँ पर एक एंटीवायरस का नाम है, लेकिन टेली यहाँ पर एंटीवायरस का नाम नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेली। चलिए अगला देखते हैं, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए का अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो भाई इनमें से ऑप्शन देखिए, मतलब छोटे से हमें बड़ी की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर केबी होता है, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा यहाँ पर जीबी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर करेक्ट दिया है। ये मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मेमोरी यूनिट बतानी थी कि कौन सी यहाँ पर छोटी है और कौन सी यहाँ पर बड़ी है। जैसे कि एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट। सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? यहाँ पर बिट होती है। ठीक है, बिट जिसको हम 0 या 1 भी हम कहते हैं, उसे हम एक बिट यहाँ पर कहते हैं। बिट से बड़ी यहाँ पे क्या होती है? निबल होती है। बिट से बड़ी क्या होती है? निबल, जो कि यहाँ पर 4 बिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद निबल के बाद आता है बाइट। अब बाइट की बात करें तो भाई ये 4 बिट्स 8 बिट से मिलकर बना होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है? किलोबाइट, जो कि 1024 बाइट से मिलके बना होता है। केबी से बड़ा क्या होता है भाई? केबी से बड़ा होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट किससे मिलकर बना होता है? 1024 किलोबाइट से मिलके बना होता है। मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है भाई? तो यहाँ पर गीगाबाइट होता है, जो कि 1024 मेगाबाइट से मिलके बना होता है। मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है भाई? टेराबाइट होता है। अब ये भी 1024 गीगाबाइट से मिलके बना होता है। आगे और देखते हैं, टेराबाइट से बड़ा क्या होता है भाई? पेटाबाइट होता है। पेटाबाइट 1024 टेराबाइट से मिलके बना होता है। पेटाबाइट से बड़ा क्या होता है भाई? एक्साबाइट होता है, ईबी। अब ईबी 1024 पेटाबाइट से मिलके बना होता है। इससे बड़ा क्या होता है? जोटाबाइट होता है। ठीक है, जो कि 1024 एक्साबाइट से मिलके बना होता है। और जेटोबाइट से भी बड़ा क्या होता है? एक्साबाइट होता है। जगह ही नहीं बची अब यहाँ पर। 1 जोटाबाइट से भी बड़ा क्या होता है? यहाँ पर लास्ट में योटाबाइट होता है, YB। ठीक है, योटाबाइट की बात करें तो 1024 जोटाबाइट से यहाँ पर योटाबाइट एक बनता है। तो इनको भी आप याद रखें, इनसे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है। आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट यहाँ पर सही लगा, और आप किस और वीडियो को आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, किस पोस्ट की वीडियो को देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है तो आप हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो वो आप तक जरूर मिल जाए। अगर आप इसकी फ्री PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके फ्री में PDF इसकी आप प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं KVS, NVS, EMRS और भी बाकी सारे एग्ज़ाम की, जिसमें कंप्यूटर आता ही है। ठीक है, तो
नेक्स्ट जो हम वीडियो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो EMRS का अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।